बीमार कैलाश जी अभी 15 दिन पहले ही अस्पताल से घर आए हैं। डॉक्टर ने उन्हें घूमने फिरने के लिए बताया है और साथ ही अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए भी कहा है। अभी अभी खाना खाकर बाहर से टहल कर आए कैलाश जी ने बहू से पूछा, बहू सुमित कब आएगा? डॉक्टर ने 15 दिन बाद फिर से मुझे अस्पताल बुलाया था। एक बार जरा सुमित का नंबर तो लगाओ, पूछो तो जरा कब आएगा। कैलाश जी ने बहू से बड़े ही प्यार से कहा। बहू पूनम अपने ससुर की तरफ तिरछी निगाह करते हुए बोली, हाँ अपनी तरह अपने बेटे को भी यहीं बैठा लो अपने पास, काम धंधा सब छुड़वाकर। क्यों, बच्चे तो हमें पालने हैं ही नहीं। अब कब तक आप पर इस तरह पैसे लुटाते रहेंगे मेरे पति? भगवान से प्रार्थना क्यों नहीं करते कि आपको अपने पास बुला ले? अब जी कर भी क्या करोगे आप? वैसे भी अब आपकी जीवन संगनी तो यहाँ बैठी नहीं है जो आपके हर काम समय पर करके देगी। बहू की इतनी सारी बातें सुनकर कैलाश जी बोले, बहू अभी मैं बिल्कुल खाट में तो नहीं टिका हूँ जो तुम मुझे इस तरह खरी खोटी सुना रही हो। अरे थोड़ी सी बीमारी तो लग गई है मुझे, लेकिन काम तो सारे मैं अपने खुद ही करता हूँ। मैंने कभी तुम्हें परेशान तो नहीं किया। 2 समय का खाना है जो तुम मुझे देती हो, उससे ज़्यादा तो मैं कभी तुमसे कुछ मांगता भी नहीं। अरे इतने सारे पैसे अपनी बीमारी में लगवा दिए और इससे ज़्यादा क्या हमारी जान लोगे? बहू की बातें सुनकर कैलाश जी दंग रह गए। बहू यह कैसी बातें बोल रही हो तुम? माना तुम उसकी पत्नी हो, लेकिन गैर तो मैं भी नहीं हूँ। आखिर पिता हूँ मैं उसका, क्या मेरे बेटे पर मेरा कोई हक नहीं? इस उम्र में बेटे के सिवा सहारा ही कौन है मेरा? कैलाश जी नम आँखों से बोले, आप कितने ही आंसू बहा लो, अब मैं आपकी बीमारी में अपने पति का 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दूंगी। पूनम ससुर की तरफ आंखें निकालते हुए बोली और अपने कमरे में चली गई। कैलाश जी अपने बेटे बहू के साथ गाजियाबाद में रहते हैं। बेटा बाहर शहर में नौकरी करता है। अभी कुछ महीने पहले ही उनकी पत्नी सुलोचना जी बाजार में राशन लेने गई थी। रोड क्रॉस करते समय सामने से तेज आती गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। खून से लथपथ सुलोचना जी ने वहीं के वहीं दम तोड़ दिया। पत्नी के यूं अचानक चले जाने से कैलाश जी को बहुत बड़ा सदमा लगा, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक भी आ गया था। कई दिन तक तो कैलाश जी अस्पताल में भर्ती रहे। उसके बाद से तो कैलाश जी बीमार ही रहने लगे थे। बुढ़ापे में पति पत्नी का एक साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर अगर पति से पहले पत्नी चली जाए तो पति के लिए जीवन जीना और भी दुश्वार हो जाता है, क्योंकि बुढ़ापे में पत्नी जो अपने पति के लिए कर सकती है उतना कोई दूसरा नहीं कर सकता। कैलाश जी की पत्नी एक कुशल गृहिणी थी। वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे और उनकी पत्नी भी उनसे बहुत प्यार करती थी। पति की आज्ञा के बिना वो कोई काम नहीं करती थी। साथ ही कैलाश जी का बहुत ध्यान भी रखती थी, हर समय उनके आगे पीछे रहती थी। बहुत प्यार था दोनों पति पत्नी के बीच। पर सुलोचना जी ऐसे समय में पति का साथ छोड़कर चली गई जब बुढ़ापे में इंसान को जीवन साथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए तो हमेशा पत्नी को याद करके कैलाश जी फूट फूट कर रोते थे। वैसे तो उनका बेटा भी बहुत ही संस्कारी था। कैलाश जी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था, लेकिन वह पिता से दूर शहर में नौकरी करता था। उसने अपने पिता की पूरी जिम्मेदारी अपनी पत्नी को सौंप रखी थी। लेकिन कहते हैं ना, घर में अगर बड़ा बुजुर्ग खाली बैठकर रोटी खाए तो वह आंखों में खटकने लगता है। वही हाल कैलाश जी के बेटे की बहू का था। उसे कैलाश जी फूटी आंख नहीं सुहाते थे। यह बात कैलाश जी भी अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन कभी खुलकर बेटे के सामने नहीं कह पाते थे, क्योंकि बेटा 2-4 दिन के लिए घर में आए और उसमें भी घर में शांति ना रहे, कलहबाजी हो, यह कैलाश जी बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। लेकिन सुमित की पत्नी फ़ोन पर ही सुमित से उसके पिताजी को लेकर लड़ती झगड़ती रहती थी। एक दिन बहू ने कैलाश जी को बाजार से हरी सब्जियां लाने के लिए कहा। यह लीजिए बाबूजी, 500 रुपये का नोट, जाकर बाजार से सब्जी ले आइए। वैसे भी आपके घर में बैठे बैठे और कोई काम तो है नहीं, यही काम कर लीजिए। बचे हुए पैसे संभाल कर लेकर आना। बहू कैलाश जी के हाथ में पैसे और थैला थमाते हुए रसोई में चली गई। उन्हें पता था अगर जाने से मना करूंगा तो खाना खाने के समय ना जाने मुझे कितने लेक्चर सुना देगी बहू। यही सोचकर वह चुपचाप थैला लेकर घर से निकल गए।
कई दिनों से उनका चश्मा भी टूटा हुआ था। बहू से बनवाने के लिए भी कहा तो उसने फालतू का खर्चा बताकर मना कर दिया। चश्मे के बिना कैलाश जी को बहुत परेशानी हो रही थी। वह बाजार सब्जी लेने चले गए। रास्ते में भी उन्हें कुछ ठीक से नहीं दिख रहा था। कई जगह तो वह गिरते गिरते बचे। उन्होंने सोचा, जब आज मैं बाजार आया ही हूँ तो क्यों ना अपना चश्मा भी सही करा लूँ। लेकिन हाथ में पैसे देखकर सोचने लगे कि इन पैसों में तो बस सब्जी ही आएगी। अगर सब्जी लेकर नहीं गया तो बहू मुझ पर चिल्लाएगी। उन्होंने खूब सोचा विचारा और फिर मन ही मन बोले, बहू का क्या है, वह तो वैसे भी मुझे रोज़ किसी ना किसी बात को लेकर सुनाती रहती है। आज फिर जाकर सुन लूँगा। कैलाश जी ने उन पैसों से अपना चश्मा ठीक करा लिया। जब कैलाश जी घर पहुँचे तो उन्हें खाली हाथ आता देख बहू कमर पर हाथ रखते हुए बोली, बाबूजी, यह थैला खाली क्यों है? आपको घूमने के लिए नहीं भेजा था, मैंने सब्जी लेने के लिए भेजा था। कहाँ है सब्जी? बहू चिल्लाकर बोली। कैलाश जी बोले, बहू मैं सब्जी लेकर नहीं आया, मेरा चश्मा टूटा हुआ था, तुमने तो बनवाया नहीं। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए उन पैसों से मैंने अपना चश्मा सही करा लिया। इतना सुनते ही तो बहू का पारा तेज हो गया और वह कैलाश जी पर जोर जोर से चिल्लाने लगी। बड़ा आपको ऑफिस जाना पड़ता है, जो चश्मे की इतनी ज़रूरत पड़ रही थी सारे पैसे चश्मा बनवाने में खर्च कर दिए। अगर चश्मे के बिना रह लेते तो कोई आफत नहीं आ जाती। सारा दिन घर में बैठे रहते हैं। बहू ने कैलाश जी को और भी न जाने क्या क्या बातें सुनाई। कैलाश जी चुपचाप बहू की बातें सुनते रहे और फिर कुछ देर बाद आकर अपने कमरे में बैठ गए। अगले दिन सुबह कैलाश जी बाहर हॉल में आकर बैठ गए और चाय का इंतज़ार करने लगे। लेकिन बहू कल से कैलाश जी पर गुस्सा थी। उसने अपने ससुर को चाय बनाकर नहीं दी। कैलाश जी ने भी बहू से चाय के लिए नहीं कहा और वह खुद ही रसोई में जाकर चाय बनाने लगे तो उनके हाथ से दूध का पतीला छूटकर नीचे गिर गया, जिस पर बहू ने पूरा घर उठाकर सर पर रख लिया। पहले तो उसने कैलाश जी को खूब खरी खोटी सुनाई और फिर आग बबूला होते हुए अपने पति सुमित को फ़ोन मिला दिया और पति को जल्द से जल्द घर आने के लिए कहा। इस तरह पत्नी को गुस्से में देखकर सुमित परेशान हो गए और शाम तक वह भी घर पहुंच गया। पति के घर आते ही पूनम उससे बोली, सुमित, तुम तो वहाँ जाकर बैठ गए, यहाँ तुम्हारे बाबूजी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। सुमित बोला, अरे क्या हुआ, कुछ बताओगी भी? अरे कल मैंने तुम्हारे बाबूजी को 500 रुपये का नोट सब्जी लाने के लिए दिया था और उन्होंने पूरा का पूरा नोट अपना चश्मा बनवाने में उड़ा दिया और आज दूध से भरा पतीला रसोई में पानी की तरह बहा दिया और भी ना जाने दिन भर कितने नुकसान करते रहते हैं तुम्हारे बाबूजी। यह सुनकर सुमित बोला, अरे पूनम, अगर बाबूजी ने 500 रुपये अपना चश्मा बनवाने में लगा दिया तो क्या हुआ? आखिर हमारी ही तो जिम्मेदारी है बाबूजी की हर ज़रूरतों को पूरा करना। और अगर बाबूजी से दूध का पतीला छूट कर गिर गया तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। उनका बुढ़ापा है और बुढ़ापे में हाथ पांव कमज़ोर हो जाते हैं। तुमने तो छोटी छोटी बातों का पूरा बतंगड़ बना लिया है। हाँ, मेरी बातें तो तुम्हें बतंगड़ लग रही है, सारी गलती मेरी जो है। पूरा दिन तुम्हारे बाबूजी को झेलती रहती हूँ मैं। अब मुझे कुछ नहीं पता, या तो तुम खुद यहाँ रहकर अपने बाबूजी को संभालो या फिर इन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ाओ। पूनम, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना? तुम क्या बोल रही हो? वह मेरे बाबूजी है, यह बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। अरे तुम्हारे बाबूजी है तो क्या सर पर बैठा लूँ उन्हें? अब मैं उनके साथ और ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। पूनम चिल्लाते हुए बोली तो अब सुमित को भी गुस्सा आने लगा। मेरे होते हुए मेरे बाबूजी वृद्धाश्रम में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। यह बात तुम कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लो। दोनों पति पत्नी आपस में जोर जोर से लड़ रहे थे। उधर बेटे बहू के कमरे की चौखट पर खड़े सारी बातें सुन रहे कैलाश जी फूट फूट कर रो रहे थे। अपने आंसू पोंछते हुए कैलाश जी अपने कमरे में आ गए और अपनी पत्नी सुलोचना जी की तस्वीर को सीने से लगाकर बोले, तुम कहाँ चली गई सुलोचना? मुझे भी अपने साथ ले जाती। यूं घर में रात दिन मेरी वजह से कलेश तो ना रहता। मेरे साथ साथ बहू ने बेटे का भी जीना दुश्वार कर दिया है। इधर कैलाश जी अपनी वजह से घर में हो रहे कलह से बहुत दुखी थे और उधर सुमित अपनी पत्नी के इस व्यवहार से काफ़ी हद तक परेशान हो चुका था, क्योंकि पूनम पहले भी कई बार उसके पिता को वृद्ध आश्रम छोड़ने की बात कह चुकी थी। सुमित अपने बाबूजी से बहुत प्यार करता था। उन्हें वृद्ध आश्रम में
छोड़ने की बात तो वह अपने दिमाग में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन उसकी पत्नी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। वह हर हाल में कैलाश जी को वृद्ध आश्रम भेजना चाहती थी। पूरे दिन और रात सुमित की पत्नी ने कैलाश जी को लेकर घर में कलह रखा। अपनी पत्नी से परेशान होकर सुमित ने गुस्से में पूनम के पापा को फ़ोन मिला दिया और उन्हें उनकी बेटी की सारी करतूत बता दी। पूनम के पापा ने जो सुमित से कहा उसे सुनकर सुमित के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। अगले दिन कैलाश जी बाहर हॉल में बैठे थे। सुमित अपने बाबूजी के पास आकर बैठ गया और उनसे दो चार बातें करके अपने कमरे में चला गया और अपनी पत्नी से जाकर बोला, पूनम, मैं हार गया, तुम जीत गई। जैसा तुम कहोगी अब वैसा ही होगा। मैं कल ही बाबूजी को वृद्ध आश्रम छोड़ आऊँगा। पति की बात सुनकर पूनम की खुशी का ठिकाना ना रहा। कुछ देर बाद सुमित बाहर आकर अपने बाबूजी से बोला, बाबूजी, चलिए अपने कपड़े पैक कर लीजिए, आज आपको एक नई जगह लेकर चलता हूँ। आज के बाद आप जीवन भर सुकून से रहोगे। इस रोज रोज की चिक चिक से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बेटे की बातें सुनकर कैलाश जी ने उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया और कमरे में जाकर अपने दो जोड़ी कपड़े एक बैग में रखे और कुर्ता पजामा पहनकर बेटे के साथ गाड़ी में बैठने लगे। तो सुमित अपनी पत्नी से बोला, इस खुशी के मौके पर क्या तुम साथ नहीं चलोगी? पूनम खुश होते हुए बोली, अरे रेडी तो हूँ मैं चलने के लिए, बस एक बार अपना पर्स ले आऊँ। पूनम दौड़कर अपना पर्स लाई और गाड़ी में बैठकर ससुर को वृद्ध आश्रम छोड़ने चल दी। आज पूनम बहुत खुश थी। खुशी के मारे वह फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि आज उसकी इच्छा जो पूरी होने वाली थी। कैलाश जी को घर से निकालने के लिए न जाने उसने कितने पापड़ बेले थे। आखिर वह दिन आज आ ही गया। जब गाड़ी वृद्ध आश्रम के गेट पर रुकी तो कैलाश जी बेटे की तरफ हैरानी से देखने लगे। देखते ही देखते कैलाश जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने बेटे से कोई सवाल नहीं किया। पिता की आंखों में आंसू देख सुमित ने अपनी नजरें नीची कर ली। बहू खुशी से नाचती हुई आगे आगे चल रही थी और कैलाश जी एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ से अपने आंसू पोंछते हुए बेटे और बहू के पीछे पीछे चल रहे थे। अंदर जाकर सुमित वृद्ध आश्रम के मैनेजर से बात करने लगा। फिर अपनी पत्नी से बोला, पूनम, मुझे यहाँ कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, तुम बाबूजी को कमरा नंबर 8 में छोड़कर आ जाओ। पूनम खुशी के मारे पागल हुए जा रही थी। लाओ बाबूजी, अपना बैग मुझे दो, कहते हुए कमरे की तरफ जाने लगी। जैसे ही कमरे में घुसी, इतनी जोर का धमाका हुआ कि पूनम की आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे के अंदर उसने जो देखा उसे देखकर पूनम के पैरों तले जमीन खिसक गई और चक्कर खाकर गिरने लगी। पीछे से सुमित ने उसे पकड़ लिया। जिस वृद्ध आश्रम के कमरे में वह अपने ससुर को छोड़ने आई थी, उसी कमरे में पूनम के मम्मी पापा बैठे हुए थे और दोनों की ही स्थिति काफ़ी दयनीय लग रही थी। वह भागकर अपने मम्मी पापा के गले लग गई। मम्मी पापा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया जो आपको यहाँ रहना पड़ रहा है? बेटा, तेरी भाभी हम दोनों को यहाँ छोड़ गई। ऐसे कैसे छोड़ गई भाभी आपको यहाँ, और भाई ने यह सब होने दिया? पूनम गुस्से में बोली। पूनम के पापा बोले, बेटा, जब घर में बहू दिन रात का कलह करने लगे तो बेटे भी मजबूर हो जाते हैं। पूनम बोली, 2 दिन की आई पत्नी के आगे भाई ऐसे कैसे मजबूर हो गया कि अपने ही माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ गया। अपने माता पिता को इस हालत में देखकर पूनम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने तुरंत फ़ोन करके अपने भैया भाभी को बुला लिया। उन दोनों के वहां आते ही पूनम अपनी भाभी पर बुरी तरह बरस पड़ी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा को यहाँ वृद्ध आश्रम में छोड़ने की? जिसके साथ तुम शादी करके आई हो वह तुम्हारा पति होने से पहले एक बेटा भी है। कौन सा हीरे मोती जवाहरात मांगते हैं मेरे मम्मी पापा आपसे? अरे 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा सम्मान और प्यार क्या बुढ़ापे में इतना भी नहीं दे सकते तुम मेरे मम्मी पापा को? या तो तमीज़ से मेरे मम्मी पापा को घर ले जाओ, वरना मैं, कहते हुए पूनम अपनी भाभी पर हाथ उठाने लगी। तभी एक जोरदार थप्पड़ पूनम की मम्मी ने उसके गाल पर रख दिया। थप्पड़ लगते ही पूनम की आंखें बाहर आ गई। खबरदार, जो मेरी बहू को हाथ भी लगाया तूने। पूनम बड़ी ही हैरानी से अपनी मम्मी की तरफ देखने लगी। अपनी भाभी को बहुत ज्ञान बांट रही है तू। अरे तेरी भाभी ने हमें यहाँ छोड़ा है तो तू कौन सा आज अपने ससुर को यहाँ दावत में लेकर आई है? तू भी तो इन्हें यहाँ वृद्ध आश्रम में छोड़ने आई है। बेशरम, तूने आज हमारे नाम के झंडे गाड़ दिए हैं।
यही संस्कार दिए थे क्या मैंने तुझे? एक बार देख जरा नजरें घुमाकर अपने पति की तरफ। जैसा दर्द तुझे अपने माता पिता के लिए हो रहा है, उससे कई गुना दर्द तेरे पति के सीने में अपने पिता के लिए उठ रहा है। अगर आज तेरी भाभी ने गलत किया है तो तूने कौन सा अच्छा किया है? अपनी मम्मी की बातें सुनकर पूनम फूट फूट कर रोने लगी और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह दौड़कर रोते हुए अपने ससुर के चरणों में गिर गई। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपको यहाँ लेकर आ गई। जो मैंने आपके साथ किया आज वही मेरी मम्मी पापा के साथ हो गया। मेरे कर्मों की सज़ा मेरे मम्मी पापा को मिल गई। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। कैलाश जी ने तो बहू को माफ़ कर दिया, लेकिन अपने माता पिता के प्रति पूनम के अंदर अभी भी पीड़ा उठ रही थी। सुमित अपने बाबूजी को घर लेकर जाने लगा। पूनम सुमित से बोली, सुमित, मेरे मम्मी पापा को भी अपने साथ ले चलो, वह यहाँ कैसे रहेंगे? इसी समय पूनम के पापा बोले, बेटा हम घर तो जाएंगे लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, अपने बेटे बहू के साथ। पूनम के पापा और सुमित दोनों जोर से हंसने लगे। हाँ बेटा, तेरे भैया भाभी ने हमें वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ा, हम तो तुम्हारे आने से कुछ देर पहले ही यहाँ आए हैं। कैलाश जी को छोड़कर हम सब ने और दामाद जी ने मिलकर यह सब किया है क्योंकि तुम्हें सबक सिखाने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं था। थोड़ी देर में ही सब कुछ ठीक ठाक हो गया। पूनम को अपनी गलती का एहसास हो गया और कैलाश जी ने भी अपनी बहू को माफ़ कर दिया। लेकिन पूनम की मम्मी अभी भी अपनी बेटी से नाराज़ थी। पूनम ने अपनी मम्मी से माफ़ी मांगी और आगे से इस तरह की गलती न करने का वादा किया। कई बार माफ़ी मांगने पर उसकी मम्मी ने उसे माफ़ कर दिया। अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। पूनम के मम्मी पापा अपने बेटे बहू के साथ घर चले गए और पूनम पति और ससुर को लेकर घर चली गई। आज पूनम को ऐसा सबक मिला था कि अब वो कैलाश जी को ससुर नहीं बल्कि अपनी पिता समझकर उनकी सेवा करने लगी, उन्हें पूरा मान सम्मान देने लगी। अब यह सब देखकर सुमित भी बहुत खुश रहने लगा था। इस रोज़ रोज़ की चिकचिक से अब उसे भी छुटकारा मिल गया था और साथ ही कैलाश जी को भी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।